आज हम भारत के इतिहास के दो ऐसे ग्रंथों की दुनिया में उतर रहे हैं जो हजारों साल बाद भी कुछ लोगों के लिए सम्मान की वजह हैं, तो कुछ के लिए गहरे विवाद की। तो चलिए साथ मिलकर इस बेहद दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुराने कानून जो समाज को चलाने के लिए बनाए गए थे, आज भी हमारे सरकारी संस्थानों में सहेज कर रखे गए हों। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति और चाणक्य नीति की। ये सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं हैं। इन्हें बाकायदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जैसे आधिकारिक संस्थानों में संरक्षित किया गया है। पर सवाल ये है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें आज भी इतना प्रासंगिक और विवादास्पद बनाता है। आइए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मनुस्मृति की। देखते हैं कि इसके मूल विचार क्या थे और ये समाज को किस नजरिए से देखती थी। मनुस्मृति को समझने के लिए सबसे पहले इसके केंद्र में मौजूद धर्म की अवधारणा को समझना जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है, जिसमें सही आचरण, सामाजिक कर्तव्य और यहाँ तक कि कानून भी शामिल है। मनुस्मृति के हिसाब से धर्म के 4 स्रोत हैं: वेद, दूसरे स्मृति ग्रंथ, अच्छे लोगों का आचरण और आखिर में इंसान की अपनी अंतरात्मा। अब आते हैं मनुस्मृति के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चर्चित है, इसका सामाजिक ढांचा। ये ग्रंथ समाज को 4 वर्णों में बांटता है: ब्राह्मण, जिनका काम पूजा पाठ और शिक्षा देना है; क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा हैं; वैश्य, जो व्यापारी और उत्पादक हैं; और शूद्र, जिनका कर्तव्य सेवा करना बताया गया है। यही वर्ण व्यवस्था इसके सामाजिक ताने बाने का आधार थी। चलिए अब मनुस्मृति से आगे बढ़कर रुख करते हैं हमारे दूसरे ग्रंथ का, चाणक्य नीति। इसका नजरिया शासन और रणनीति को लेकर बिल्कुल अलग है। चाणक्य की दुनिया एकदम अलग है। यहां आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद यानी प्रैग्मैटिज्म पर जोर है। ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया है और कहा गया है कि राजा का असली कल्याण तो उसकी प्रजा की खुशी में ही है। चाणक्य रियल पॉलिटिक की बात करते हैं, मतलब लक्ष्य को हासिल करने के लिए गोपनीयता, गठबंधन और तेज कार्रवाई जैसे तरीकों का इस्तेमाल। और सबसे जरूरी बात, ये ग्रंथ जन्म की जगह कर्मों को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन इतिहास सिर्फ पुराने ग्रंथों का लेखा जोखा नहीं है, उसमें टकराव भी है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसने इन प्राचीन व्यवस्थाओं को सीधी और शक्तिशाली चुनौती दी: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये विरोध कोई एक दिन की घटना नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही डॉक्टर अम्बेडकर दबे कुचले समाज के हक के लिए लड़ रहे थे, और अपनी इस लड़ाई में उन्होंने पाया कि सामाजिक असमानता की वैचारिक जड़ें मनुस्मृति में हैं। ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा 25 दिसंबर 1927 को, जब महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने हजारों लोगों के सामने मनुस्मृति की प्रतियों को जलाकर इसका सांकेतिक रूप से खंडन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बात बहुत साफ और शक्तिशाली शब्दों में रखी। उनके अपने लेखों से लिया गया ये वाक्य उनकी पूरी दलील का सार है। उनका मानना था कि मनुस्मृति अन्याय का शास्त्र है, क्योंकि ये जन्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव करती है, और ये विचार समाज और राष्ट्र दोनों के खिलाफ है। तो यहाँ हमारे सामने इतिहास के 2 पहलू आकर खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष है और एक विपक्ष। चलिए अब इन दोनों ही दृष्टिकोणों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इन ग्रंथों के बारे में क्या-क्या कहा जाता है। मनुस्मृति को लेकर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। एक तरफ जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि ये धर्म के जरिए समाज में तालमेल बिठाने का एक तरीका बताती है। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचकों का तर्क है कि ये जन्म के आधार पर भेदभाव को कानूनी जामा पहनाती है और एक खास वर्ग के प्रभुत्व को स्थापित करने वाला अन्यायपूर्ण ढांचा है। अब अगर चाणक्य नीति की बात करें तो यहां बहस थोड़ी अलग है। इसके समर्थक इसे लीडरशिप और स्ट्रैटेजी पर एक टाइमलेस गाइड मानते हैं, जो आज भी काम की है। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह कभी-कभी बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाती है और सिर्फ राज्य की ताकत को प्राथमिकता देती है। पर हां, यह ध्यान रखना जरूरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मुख्य आलोचना मनुस्मृति पर ही केंद्रित थी। तो इन सारी ऐतिहासिक बहसों, इन प्राचीन संहिताओं और आधुनिक आलोचनाओं के बीच आज के भारत की बुनियाद क्या है? आज हमारे लिए सर्वोच्च ग्रंथ कौन सा है? जवाब बिल्कुल साफ है: भारत का संविधान। और ये अंतर ही सब कुछ कह देता है। जहां एक तरफ मनुस्मृति का आधार
श्रेणीबद्ध असमानता है, यानी जन्म से तय होने वाले कर्तव्य और अधिकार, वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान, जिसके निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी, समानता के सिद्धांत पर खड़ा है। हमारा संविधान साफ कहता है, कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी भी आधार पर भेदभाव करना मना है। यही आधुनिक भारत की नींव है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक आधुनिक समाज को अपने इतिहास के इन जटिल और विवादास्पद हिस्सों को आखिर कैसे देखना चाहिए, उन्हें कैसे याद रखना चाहिए और उनसे क्या सीखना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।